फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज उपस्थित हूँ प्रस्तावना के दूसरे भाग को लेकर। आज हम पढ़ेंगे उद्देशिका का तत्व या प्रस्तावना के तत्व। अगला पढ़ेंगे प्रस्तावना के उद्देश्य और प्रस्तावना से संबंधित कुछ शब्दावली का व्याख्या करेंगे हम यहाँ। तो सबसे पहले देखते हैं उद्देशिका के तत्व। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे अभी चल रहा है लाइव क्यूज। वो संडे को और वेडनेसडे को करंट अफेयर का क्यूज रहता है। वो लाइव 11 साढ़े 11 बजे AM में। साथ ही साथ सप्ताह में 1 या 2 दिन हम बिहार करंट अफेयर का की वीडियो को लोड करते हैं। और ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का तो क्लास चल ही रहा है, और साथ ही साथ मिसलेनियस क्यूज का भी क्लास चल रहा है। तो फिलहाल अभी हम प्रीलिम्स पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप अपना फीडबैक दीजिए कि किस लाइक वीडियो आ रहा है। देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। प्रस्तावना का तत्व क्या है? तो प्रस्तावना के तत्व के पॉइंट को पढ़ते हैं। कर संविधान घोषित करता है कि भारत के लोगों ने ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्म अर्पित किया है, अतः इस देश की संप्रभुता अंततः लोगों में ही निहित है। यह लोगों के उन आदर्शों व आकांक्षाओं जिन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है की भी उद्घोषणा करता है। आदर्श आकांक्षाओं से भिन्न है। संविधान द्वारा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करने के आदर्शों को प्राप्त कर लिया गया है, परंतु आकांक्षाओं के अंतर्गत न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता आदि तत्व हैं जिन्हें सब अभी भी प्राप्त किया जाना प्रस्तावना आदर्श व आकांक्षाओं की प्राप्ति के साधन है। अब प्रस्तावना के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो संविधान के प्राधिकार का स्रोत स्पष्ट करना, ये हमारा प्रस्तावना का पहला उद्देश्य है। प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि संविधान के प्राधिकार का मूल स्रोत भारत के लोगों में निहित है। संविधान निर्माण का उद्देश्य स्पष्ट करना, ये भी हमारी प्रस्तावना का काम है। वस्तुतः प्रस्तावना में उन सभी अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जिन्हें भारत के लोगों ने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने की इच्छा की थी। उद्देशिका में संविधान के अधिनियम की तिथि का उल्लेख है। अधिनियमन मतलब कि जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था उसकी तिथि का भी वर्णन है। हमारे पिछली वीडियो में बताया गया था ठीक है, कब हुआ था ये? 26 नवंबर 1949 को। अब देखते हैं प्रस्तावना की कुछ शब्दावलियों की व्याख्या करना। संप्रभुता संपन्न, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इससे स्पष्ट है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है तथा वह अपनी किसी भी आंतरिक एवं बाह्य नीति निर्धारित करने के लिए किसी भी राष्ट्र के साथ संधि एवं मित्रता करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत के लोक संविधान के मूल स्रोत हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रभुता लोगों में निहित है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी भाग से दावा छोड़ सकता है। ये हमारा संप्रभुता संपन्न की गुण की व्याख्या हुआ। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, समाजवादी के बारे में। समाजवाद से संविधान का अभिप्राय है लोकतांत्रिक साधनों से समाज के समाजवादी स्वरूप की प्राप्ति। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। इसे राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है।
भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। अगला टर्म है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या फिर सेक्युलर बोल सकते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत एक धर्म विहीन या अधार्मिक या धर्म विरोधी राज्य है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि यह राज्य समय में धार्मिक नहीं है और सर्वधर्म समभाव के प्राचीन भारतीय सिद्धांत का अनुकरण करता है। इसका तात्पर्य यह भी है कि राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। राज्य धर्म को किसी नागरिक का व्यक्तिगत विषय समझता है, जिसमें किसी धर्म में विश्वास करने या न करने का अधिकार सम्मिलित है। इसके बाद भी भारत अपने विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के कारण उस अर्थ में पंथ निरपेक्ष नहीं है जिस अर्थ में पश्चिमी देश है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। अब है लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक की व्याख्या देखते हैं। लोकतांत्रिक पद का तात्पर्य यह है कि केवल उन्हीं शासकों को सरकार चलाने का अधिकार है जो लोगों द्वारा निर्वाचित हैं। भारत प्रतिनिधिक लोकतंत्र की व्यवस्था का पालन करता है, जिसमें सांसदों तथा विधायकों का सीधे जनता द्वारा निर्वाचन किया जाता है। पंचायतों व नगरपालिकाओं के माध्यम से लोकतंत्र को अत्यंत निचले स्तर तक लाए जाने का प्रयास किया गया है और ये पंचायत और नगरपालिकाओं को जो लाया गया है 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 और 1993 में ये क्रमशः आए थे। इसके होते हुए भी प्रस्तावना में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र को अपितु सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी सम्मिलित किया गया है। अब देखते हैं कि लोकतंत्र जो है हमारा वो दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार हैं, यह हथियार हैं। इनके नाम है परिप्रेक्षा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेबिसाइट, पहल जिसको बोलते हैं इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना जिसको बोलते हैं राइट टू रिकॉल, और चौथा हुआ रेफरेंडम जिसको बोलते हैं जनमत संग्रह। और ये चारों गुण जो है हमारे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है, ना कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का है। और ये राइट टू रिकॉल की बात करें तो भारत में केंद्र स्तर पे तो नहीं है, लेकिन राज्य स्तर पे कुछ राज्यों में है, उसमें से हमारा बिहार भी एक है। लेकिन राइट टू रिकॉल कानून के बारे में जनता में उतनी जागरूकता नहीं होने के कारण इसका प्रयोग न के बराबर ही हो पाता है जिन राज्यों में लागू भी है। तो अब देखते हैं कि दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गणराज्य के बारे में, रिपब्लिक के बारे में। गणराज्य की संकल्पना उस राज्य का प्रतीक है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है। इसमें कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता और सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए खुले होते हैं। इसमें कोई वंशानुगत शासक नहीं होता एवं राज्य का अध्यक्ष लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है।